हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी प्री और यूपीपीसीएस प्री और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम, जैसे कि आपको पता है, इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही पर्सपेक्टिव में आपकी इंपॉर्टेंट है और दो तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं आपके फैक्चुअल, जो कि डायरेक्ट फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, और दूसरे जो यूपीएससी ज़्यादातर फोकस करती है वो करती है कॉन्सेप्ट पर। हालांकि यूपीएससी भी इनडायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछती है, पर कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो इन दोनों ही पर्सपेक्टिव को देखते हुए किए हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो टिल्टेड किसकी तरफ रहेगा? कॉन्सेप्ट की तरफ। फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा क्वेश्चन ज़्यादा टिल्टेड रहेगा। और साथ ही आज हमारे दो लेक्चर आएंगे, एक ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू का लेक्चर, और दूसरा जो लेक्चर होगा वो एमसीक्यूज़, हम पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर लेक्चर आपको 5 बजे प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने दोनों ही लेक्चर्स में। हमारे आपको पता ही है कि बाइलिंगुअल हम क्वेश्चन रखते हैं और दोनों ही लेक्चर्स में हमारे 20-20 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं, कोशिश की है कि यूपीएससी और टीसीएस लेवल को टच करने की, यूपीएससी को टच करने की, हालांकि यूपीएससी पे इक्विवेलेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यूपीएससी को टच करने की, उस तरह की फ्रेमिंग करने की हमने पूरी कोशिश की है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन्स और वैलीज इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? सांगला घाटी, सांगला वैली, पार्वती घाटी, पार्वती वैली, किन्नौर घाटी, किन्नौर वैली, और मरखा घाटी या मरखा वैली। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि लद्दाख और हमारा इंडिया और चाइना की इशू के डिस्प्यूट की वजह से, और स्पेशली आपका जो पाकिस्तान के इशू होते हैं, हमारे लैंड बॉर्डर जो इशू होते हैं नॉर्थ इंडिया में, और चाइना के साथ नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो हमारे लैंड बॉर्डर इशूज़ हैं, उनकी वजह से अक्सर चुम्बी वैली, मरखा वैली और जितनी भी वैलीज़ हैं, स्पेशली सिक्किम की या फिर उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, लद्दाख की, तो ये सारी न्यूज़ में रहती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि ये फैक्चुअल है, लेकिन हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3, सांगला घाटी, पार्वती घाटी और किन्नौर घाटी, ये तीनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि मरखा घाटी जो है वो लद्दाख के रीजन में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। एक साइड दर्रे हैं यानी कि पासेज हैं आपके, और दूसरी साइड उनकी अवस्थिति यानी कि उनकी लोकेशन, कि वो किस स्थान पर केंद्रित है। तो अब आपको ये मैच करना है। पहला है बारालाचा, क्या ये जम्मू कश्मीर में है? दूसरा है बोमडिला, क्या ये लद्दाख में है? तीसरा है छांगला, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? और चौथा है बनिहाल, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है? देखिए जब हमने एनसीईआरटी के लेक्चर शुरू किए थे, हालांकि एनसीईआरटी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी के प्री के बाद, तो हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि जब आप मैप साथ में लेकर बैठेंगे, आपके पास एटलस या ब्लैक स्वान का, ऑक्सफोर्ड का ब्लैक स्वान होना चाहिए। तो इन मैप्स के साथ ही ये ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, क्योंकि अगर आप खाली किताब को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैप को टच करना ही होगा बिना, और मैप के साथ पढ़ने में फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई लोकेशन आप बुक में पढ़ेंगे तो उसको तुरंत मैप में देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है उस लोकेशन की, जिसकी वजह से वो रिटेन करना लंबे समय तक ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अब आपको बताना है इसमें सही आंसर। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1, और ऑप्शन डी 4, 2, 1, 3। हमें सुमेलित करना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। पहला है बारालाचा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा है छांगला, ये लद्दाख में है। और चौथा है बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर में है। तो जो ला है, ला ज़्यादातर पास को कहा जाता है, दर्रों को कहा जाता है। छांगला, बोमडिला, बारालाचा, ला, इसी तरह बानिहाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मध्य उच्च भूमि के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मिडल हाईलैंड या सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड ज़्यादा उचित वर्ड होगा यहाँ, सेंट्रल हाईलैंड्स, मिडिल हाईलैंड नहीं, सेंट्रल हाईलैंड। जो मध्य उच्च भूमि है यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश का और मालवा पठार का रीजन है, उसके बारे में संदर्भ में ये बात हो रही है। हालांकि हमें ये बताना नहीं चाहिए था कि मालवा पठार के रीजन की बात हो रही है, आपको खुद पता होनी चाहिए ये चीज़। स्टेटमेंट 1, इस भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है।
मोस्ट ऑफ दिस लैंड इज कॉल्ड मालवा प्लेट्यू। स्टेटमेंट 2, इस क्षेत्र की नदियों का ढाल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। द स्लोप ऑफ द रिवर ऑफ दिस रीजन इज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने मैप के साथ ज्योग्राफी को पढ़ा हो। हालांकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, लेकिन अगर आपने वो देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सा जो पढ़ा हुआ होता है, जो किताबी ज्ञान होता है पढ़ा हुआ, हमारा जो हमने रिटन फॉर्मेट में पढ़ा होता है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है कि आप उसको लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकते। या तो आपको उसको रेगुलर रिवाइज करना होगा, वरना आप लंबे समय तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसकी दूसरा तरीका क्या होता है लंबे समय तक सस्टेन करने का, वही हमारा इमेज फॉर्म में। और इमेज फॉर्म में कैसे, कि ज्योग्राफी को जब आप मैप से पढ़ेंगे, तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा और ये सेंट्रल हाईलैंड्स की जो नदियाँ देखी होंगी, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, तो अब आपको उनका प्रवाह पता होगा कि आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि वो किस तरह से बहती हैं। जैसे ही आपको ये इमेज आपके आंखों के सामने आएगी कि वो किस तरह से बहती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा क्या वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बह रही हैं या उनकी दिशा कुछ और है। तो ये आसानी से याद रखने का तरीका होता है। स्टेटमेंट 3, इस क्षेत्र के पश्चिमी विस्तार को बघेलखंड तथा बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है। द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस रीजन इज नॉन एज बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3। ये ऑप्शन थोड़ा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ ये ऑप्शन होगा केवल 1। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, केवल 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1। देखिए इस भूमि का जो अधिकांश भाग है वो मालवा का पठार कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स का। तो अगर आपके दिमाग में इंडिया का मैप होगा और इंडिया की नदियों का मैप होगा, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड से जो नदियाँ निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन और सोन, इनका जो इनकी जो बहने की गति देखेंगे, बहने की जो दिशा देखेंगे, वो इनकी इस तरह से कुछ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जब दूसरा गलत हो जाएगा, उसके बाद अब इस क्षेत्र के पश्चिमी विस्तार को देखिए, मालवा का पठार जो है वो सबसे पश्चिमी हिस्सा है सेंट्रल हाईलैंड का, लेकिन जैसे ही आप इसके पूर्व में जाएंगे तो पूर्व का जो हिस्सा है वो बघेलखंड, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में जाएंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितना पूर्व में जाएंगे इसलिए इसका पठारों का नाम चेंज होता जाता है। और हमने यहाँ स्टेटमेंट में बताया है कि क्षेत्र के पश्चिमी विस्तार को, पश्चिमी विस्तार में तो पठार है ही नहीं, पश्चिमी विस्तार में अगर आप जाएंगे तो अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, यहाँ पर पूर्वी विस्तार होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, पूर्वी घाट प्राचीन वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। द ईस्टर्न घाट्स आर द रेसिडुअल फॉर्म ऑफ द एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन्स। देखिए एक एक वर्ड पर एक एक की वर्ड जो होते हैं, स्पेशली की पॉइंट जो होते हैं, उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही वर्ड्स में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। स्टेटमेंट 2, पूर्वी घाट एक सतत श्रेणी है। सतत होती है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कहीं से कटी फटी नहीं है, और आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ईस्टर्न घाट्स आर अ कॉन्टिन्यूअस रेंज, तो आपको ये पता होगा कि एक सतत श्रेणी है या नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है ऑप्शन है केवल 1। पूर्वी घाट जो है वो एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन्स के बने हुए हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूर्वी घाट एक सतत श्रेणी नहीं है। सतत श्रेणी नहीं है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी आपको पता होना चाहिए आपसे, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ यही नहीं पूछेगी। अगर यूपीएससी पूछेगी तो उसका स्टैंडर्ड और ज़्यादा हाई होगा और ज़्यादा एडवांस होगा। वो ये पूछेगी आपसे कि सतत श्रेणी क्यों नहीं है। पूर्वी घाट अगर सतत श्रेणी नहीं है तो किस लिए नहीं है, उसकी वजह यह है क्योंकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं तो ये कटान करती हैं, अपर्दन करती हैं, यहाँ का इरोजन करती हैं। जब इरोजन करती हैं तो इसलिए ये असतत श्रेणी है। जो पूर्वी घाट की श्रेणियाँ हैं वो असतत हैं, यानी कि समतल नहीं है, जगह जगह से कटी फटी हैं। तो इसलिए जो पूर्वी घाट हैं वो ज़्यादा चौड़े भी हैं। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि पूर्वी घाटों की चौड़ाई अपेक्षाकृत पश्चिमी घाटों के अपेक्षाकृत ज़्यादा है, चौड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और चट्टानों को काट दिया है इन्होंने, इसलिए यहाँ समतल मैदान ज़्यादा भी है, चौड़ा भी है, और सतत श्रेणी भी और असतत है, यानी कि पूरा एक सा नहीं है। वहीं पश्चिमी घाट का अगर आप देखेंगे तो वो लगभग एक सा है, पूरा का पूरा वहाँ पर पश्चिमी घाट का जो एरिया है वो एक सा है, कहीं कहीं पर ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है चौड़ाई में। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथन चुनिए।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, उत्तरी भारत का मैदान सामान्यतः 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज जनरली मोर देन 300 मीटर्स हाई। स्टेटमेंट 2, उत्तरी भारत के मैदान की औसत गहराई 3000 मीटर से कम है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज लेस देन 3000 मीटर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ज्योग्राफी के तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैदानों को, पर्वतों को और पठारों को किस तरह से श्रेणीकृत किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। कितनी ऊंचाई की जो भूमि होती है उसको मैदान, अधिकतम कितनी ऊंचाई होती है मैदान की, पठारों को कितनी ऊंचाई के बाद की ऊंचाई के हिस्से को पठार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, और अधिक जो पर्वतों की है उनको, उनकी ऊंचाई को किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, हर ऊंचाई को पर्वत नहीं कहा जा सकता, हर ऊंचाई को पठार नहीं कहा जा सकता, और हर समतल क्षेत्र को मैदान नहीं कहा जा सकता। समतल क्षेत्र तो आपका लद्दाख के रीजन में भी है, समतल क्षेत्र आपका लद्दाख के रीजन में भी है, और समतल क्षेत्र कहाँ पर है? समतल क्षेत्र आपका जो महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र का दक्कन का जो पठार है, वहाँ पर भी समतल रीजन है। तो क्या उसको मैदान कहा जाएगा? नहीं, दक्कन का पठार को पठार कहा जाता है, जबकि वो समतल मैदान भी है ऊपर उसके। तो यहाँ पर कैटेगरी को किस तरह डिवाइड किया जाता है? अगर आपको पता होगा कि 200 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए कोई भी मैदानी क्षेत्र, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो मैदान की कैटेगरी में आएगा। और भारत के मैदान को गंगा का मैदान कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। अब इसका मतलब ये है कि जब उसको मैदान की कैटेगरी में रखा गया है तो वो 200 मीटर से कम ही होगा, 300 मीटर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर ये 200 मीटर से ज़्यादा है। ये कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ जगहों पर गंगा का मैदान 200 मीटर से अधिक ऊंचा भी है, जैसे कि सामान्यतः 240 मीटर से कहीं ऊंचा नहीं है। और उत्तर भारत के मैदान की औसत गहराई 4 से 6000 मीटर है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर साल यहाँ से 12 मासी नदियाँ बहाकर गाद बहाकर लाती हैं, बाढ़ का पानी में मिट्टी आती है, चीका मिट्टी, और यहाँ पर उपजाऊ फर्टाइल भूमि का, फर्टाइल मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ की गहराई बढ़ती जाती है, मिट्टी की गहराई ज़्यादा होती जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न भू आकृतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक रीजन्स या टोपोग्राफिक रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तराई का मैदान, तराई प्लेन, भाबर प्रदेश, भाबर रीजन, बांगर प्रदेश, बांगर रीजन, और खादर मैदान, खादर रीजन। ऑप्शन है 2134, ऑप्शन बी 2143, ऑप्शन सी 1423, और ऑप्शन डी 2314। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में कि जब हम पहाड़ों से, यानी कि अगर हम जम्मू कश्मीर से भारत की यात्रा शुरू करें तो हमारे पास किस तरह की रेंजेस, पर्वत श्रेणी, हमारे पास जो भू आकृतियाँ आती हैं, यानी कि टोपोग्राफी हमें किस तरह की देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद हमारा पीर पंजाल, फिर महाभारत, फिर धौलाधर। अब धौलाधर के बाद हमारी पहाड़ियाँ, फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद हमारी पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद नदियाँ बड़ी तेज़ी से, जो नदी चैनल्स हैं वो पत्थरों को लाके यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ढाल एकदम से कम हो जाता, ख़त्म हो जाता है। तो जब यहाँ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे होते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा भाबर का मैदान, भाबर कहलाता है। भाबर के बाद यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो लुप्त हो जाती हैं और वो दूसरी जगह जाके निकलती हैं। इस पट्टी के बाद जो 10 से आपकी 15-20 किलोमीटर चौड़ी होती है, इस पट्टी के बाद नदियाँ दोबारा निकलती हैं तराई के मैदान में। तराई का मैदान जहाँ पर नदियाँ दोबारा निकल के आती हैं, जंगलों का एरिया होता है। इसके बाद फिर यहाँ से मैदान शुरू होते हैं। मैदान में भी दो तरह के, एक तो होता है पुराना जो जलोढ़ से बनता है वो खादर, और नए जो बांगर जो है पुरानी जलोढ़, और जो नई जलोढ़ से बनता है वो होता है खादर। तो आपका सबसे आखिर में क्या होगा? फिर आपका खादर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2134। पहले भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से कारक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल, इन सॉइल फॉर्मेशन? पहला है मूल पदार्थ, फंडामेंटल मटेरियल, दूसरा है स्थलाकृति, टोपोग्राफी, तीसरा है जलवायु, क्लाइमेट, और चौथा है जैविक क्रियाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ऑप्शन है 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप उसको ज़रूर रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। आई एम सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टेटमेंट यानी कि कथन ए, जलोढ़ मृदा की उर्वरता अधिक होती है। कारण, असर्शन और रीजन। रीजन क्या है? जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। असर्शन क्या है? एलुवियल हैज़ हाई फर्टिलिटी। और रीजन, पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर
आर फाउंड इन एबंडेंस इन एलुवियल सॉइल। ऑप्शन है कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ऑप्शन सी कथन ए सही है और कारण आर जो है गलत है। स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। और ऑप्शन डी कथन गलत है कारण सही है। स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेटराइट मृदा के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। स्टेटमेंट 1 इस मृदा में लोहे और सिलिका की बहुलता होती है। दिस सॉइल इज रिच इन आयरन एंड सिलिका। स्टेटमेंट 2 ये मृदा कम तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन लो टेम्परेचर एरियाज। स्टेटमेंट 3 इस मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन दिस सॉइल। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। देखिए इस मृदा में अधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में भारी वर्षा के कारण निक्षालन यानी कि लीचिंग की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से मृदा में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लवणीय मृदा के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैलिन सॉइल। स्टेटमेंट 1 इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम का अनुपात कम होता है। द रेशियो ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इज इन दिस सॉइल इज लो। स्टेटमेंट 2 ये मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन ड्राई एंड सेमी एरिड एरियाज। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। देखिए इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। इस मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है। यहाँ से हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी द मिल्की वे इज ह्यूज बीम ऑफ स्टार्स। स्टेटमेंट 2 आकाशगंगा में 98% भाग तारों का तथा 2% भाग गैस व धूल आदि का होता है। गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 98% ऑफ द स्टार्स एंड 2% ऑफ गैस एंड डस्ट एटसेट्रा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये विशाल पुंज प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल तथा गैस भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सौर मंडल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। स्टेटमेंट 1 सूर्य के चारों ओर सभी पिंड वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ऑल बॉडीज मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। स्टेटमेंट 2 सौर मंडल का लगभग 50% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अबाउट 50% ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज कंटेन्ड इन द सन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर सभी पिंड वृत्ताकार कक्षा में तो गति कर ही नहीं सकते। ये दीर्घ वृत्ताकार होती है। जो कक्षा होती है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसी आधार पर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर सभी पिंड दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ग्रहों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लैनेट्स। स्टेटमेंट 1 सामान्यतः सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के दिशा में गति करते हैं। जनरली ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव क्लॉकवाइज अराउंड द सन। स्टेटमेंट 2 शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। वीनस एंड यूरेनस प्लैनेट्स मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी
कोई नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए, सामान्यतः सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, और जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसीलिए हमें सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये आभासी गति के कारण सूर्य की आभासी गति होती है, यानी कि हमें सूर्य थोड़ी चक्कर लगा रहा है, चक्कर तो पृथ्वी लगा रही है। और पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है? पश्चिम से पूर्व, इस तरह से चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर। अगर यहाँ सूर्य है तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लग रहा है वो ये सूर्य है। अगर ये पृथ्वी, तो पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूम रही है। जब इस डायरेक्शन में घूमती हुई जाती है तो हमें सूरज पूरब की ओर से निकलता हुआ दिखाई देता है। शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम इस दिशा में गति करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी पर पाई जाने वाली निम्नलिखित असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी को क्रस्ट से कोर तक, यानी कि जो आपकी भू परपटी है, ये भू परपटी, इससे यहाँ से लेकर क्रस्ट तक जो अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं वहाँ उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। कोर से क्रस्ट से कोर तक, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, इस तरह आप समझ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज फाउंड ऑन द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। पहला है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर है रैपिटी असंबद्धता, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। कॉनरोड असंबद्धता, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। और मोहरोविक असंबद्धता, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। आपको स्टेटमेंट में ये बताना, आज आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये सारी असंबद्धताएं यानी कि सारी डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन से एरियाज के बीच में पाई जाती हैं या कौन कौन से सेक्शंस के बीच में पाई जाती हैं। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 1 2 5 4, ऑप्शन बी 4 5 2 1 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 और ऑप्शन डी 5 4 3 2 1। तो नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम जो है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले है कॉनरॉड सबसे ऊपर, उसके बाद आपकी आती है मोहरोविक असंबद्धता, फिर आपकी आती है रैपिटी असंबद्धता, फिर आपकी आती है गुटेनबर्ग असंबद्धता और सबसे लास्ट में होती है लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्राथमिक तरंगे अनुप्रस्थ लहरें होती हैं तथा ध्वनि लहरों के समान होती हैं। प्राइमरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। स्टेटमेंट 2, द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं तथा तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। सेकेंडरी वेव्स आर सिमिलर टू लाइट्स वेव्स एंड ऑफन डिसअपियर इन द लिक्विड पार्ट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 11वीं क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप उसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। सेकंड स्टेटमेंट ही सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारा? क्योंकि प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य लहरें होती हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ना कि ट्रांसवर्सल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ध्वनि तरह लहरों के समान होती हैं। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं साउंड वेव्स के ही समान होती हैं। तो इसमें आधा स्टेटमेंट गलत था और आधा सही था। ये ध्वनि लहरों के समान तो होती हैं प्राथमिक तरंगे, लेकिन ये अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नहीं होती हैं बल्कि अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की ऊपरी मुखी संचलन यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द अर्थ। स्टेटमेंट 1, ऊपरी मुखी संचलन में स्थल का भाग अपने समीप की सतह से नीचे धंस जाता है। इन अपवर्ड मूवमेंट द पार्ट ऑफ द साइड इज संक बिलो इट्स एडजेकेंट सरफेस। स्टेटमेंट 2, ऊपरी मुखी संचलन में महाद्वीप का तटीय भाग जब सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो इसे निर्गमन कहते हैं। When the coastal part of the continent rises above the seabed in the upward movement, it is called emergence. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। 11वीं क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ के जाइए। 16 से 18 चैप्टर हैं, हर हालत में पढ़कर जाइए क्योंकि इसमें से 10 चैप्टर तो ऐसे हैं कि जो आप बिल्कुल भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। 10 से 11 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा किस लिए गलत है? ऊपरी मुखी संचलन में स्थल का भाग अपनी समीप की सतह से ऊंचे उठता जाता है, इसे उत्थान कहते हैं यानी कि अपलिफ्टमेंट कहा जाता है। जबकि नीचे धंसने की क्रिया अधोमुखी संचलन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है जिसे अवतलन यानी कि सब्सिडेंस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स के संदर्भ में भी कि भारी प्लेट
जो हल्की प्लेट होती है उसके हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है, हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है, इस तरह से सबडक्ट हो जाती है, तो इसे अवतलन कहा जाता है, यानी कि सबडक्शन कहा जाता है। तो ऊपरी मुखी जो संचलन होता है उसमें जो भाग ऊपर उठता है उसे उत्थान कहते हैं, और अधोमुखी संचलन, जो कि अधोमुखी का मतलब ये है कि जो क्रियाएं पृथ्वी के भूभाग के नीचे घटित होती हैं वो अधोमुखी होती हैं। तो अधोमुखी संचलन में अब सबडक्शन होता है, यानी कि सब्सिडेंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, जब दो भूखंडों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो उसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। When the area between two plots, two lands sunk down, it is called rift valley और गार्बन। ये आपने पढ़ा होगा हॉर्स्ट पर्वत, जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत और ब्लैक पर्वत के संदर्भ में। तो ये भी 11वीं क्लास से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। स्टेटमेंट 2, द ग्राबेन का आकार रिफ्ट घाटी की तुलना में छोटा होता है। द साइज ऑफ ग्राबेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द रिफ्ट वैली। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। देखिए ग्राबेन का आकार जो होता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ग्राबेन का आकार रिफ्ट घाटी की तुलना में छोटा होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब संचलन होता है, जैसे कोई ये पहाड़ है तो उसमें क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये कभी कभी ये नीचे धंस जाता है। तो ये जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, ये नीचे धंस जाता है, इसे रिफ्ट वैली कहते हैं या ग्राबेन कहा जाता है। जब ये आकार इसका बड़ा होता है तो ये रिफ्ट वैली होती है, छोटा आकार होता है तो ग्राबेन कहा जाता है इसे। और ये ऊंचा उठा भाग होता है इसे क्या कहते हैं, हॉर्स्ट कहा जाता है। इसी के नाम पर हॉर्स्ट पर्वत या ब्लैक पर्वत का नाम रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आग्नेय शैलों के संबंध में सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक। स्टेटमेंट 1, इनमें परतें नहीं पाई जाती, लेयर्स आर नॉट फाउंड इन देम। स्टेटमेंट 2, इनमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है, दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। स्टेटमेंट 3, इन शैलों में जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं, फॉसिल रिमेन्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निम्न में से किस प्रकार की शैल का निर्माण होता है, यानी विच टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ ग्रेनाइट टू इग्नियस रॉक। ऑप्शन है नीस, ऑप्शन बी एम्फीबोलाइट, ऑप्शन सी सिस्ट, और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको 11वीं क्लास एनसीईआरटी में मिल जाएगी इससे रिलेटेड शैल वाले चैप्टर्स में। तो इसका सही आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है नीस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण वलन पैदा होते हैं, यानी कि जो सामान्य तल होता है या कॉमन प्लेन होता है उस पर जो संपीड़न बल होते हैं या कंप्रेशन फोर्सेज होती हैं उसके कारण फोल्ड बनते हैं, भूमि पर फोल्ड बनते हैं, यानी कि वलन पैदा होते हैं इस तरह से। तो ये कुछ स्टेटमेंट में बताया गया है। फोल्ड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स वर्किंग हॉरिजॉन्टली ऑन द कॉमन प्लेन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वलन सदा शिखरों और द्रोणियों के क्रम में होता है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वलन में सदा शिखर होते हैं और द्रोणियाँ होती हैं। द मूवमेंट इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट क्या है, शिखर, और ट्रफ यानी कि द्रोणी। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 11वीं क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी का से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा शाम को एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, बाइलिंगुअल होंगे हमारे वो भी, तो उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत अहम स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ पर सेट करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस 3 और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।